दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एवीसी स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम इस श्रृंखला में घटना चक्र पूर्वावलोकन के राज्य व्यवस्था वाले सब्जेक्ट को देख रहे हैं और हम आज देखेंगे उद्देशिका को। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने दिया है पहले नोट्स में देखते हैं क्या दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो प्रस्तुत कब किया गया था साथियों? ये दो डेट बहुत महत्वपूर्ण हमको आपको याद रखना चाहिए, दोनों से सवाल बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, मतलब संविधान सभा की तीसरी बैठक में, और यह 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। जो आज हम प्रियम्बल पढ़ते हैं वह संविधान की उद्देशिका को ही जो है कि थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तित करके वही उसी का रूप है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जहाँ से उद्देशिका में साथियों सबसे ज़्यादा सवाल बनता वो यही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और संविधान सभा की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, वो कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उद्देशिका जो है वह संविधान के विधिक निर्वचन में क्या है, सहायक है। और सर आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार हमारी उद्देशिका जो है वह हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। और के मुंशी ने उद्देशिका के बारे में कहा है कि यह हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। उद्देशिका को संविधान का भाग जो है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व जो बेरुबारीवाद हुआ था 1960 में, उसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो साथ में ये भी सवाल जो है कि बनता है कि बेरुबारीवाद या तो फिर केसेज का क्रम लगाने को आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बेरुबारीवाद कब हुआ था, 1960 में, और इसमें जो है कि उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। लेकिन जो गोलकनाथ केस आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा इसमें कहा गया। तो साथियों, एक तरफ केस दे देता और एक तरफ उसमें संविधान के उद्देशिका के बारे में क्या टिप्पणी की गई थी वो। तो बेरुबारीवाद में संविधान का अंग नहीं माना गया था उद्देशिका को, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा स्वीकार किया गया था। और आगे जो केस था बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ये जो पंथ निरपेक्षता है ये हमारे संविधान का मूल लक्षण है। ये किस केस में एक्सेप्ट किया गया, ये बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बताया गया कि साथियों जो उद्देशिका का नेचर है वो कैसा है। देखिए, उद्देशिका का जो नेचर है, जो उद्देशिका की प्रकृति है वह कैसी है, न्याय योग्य नहीं है। और प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात है। कौन कौन है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की। तो ये 5 प्रकार की फ्रीडम का जिक्र हमारे प्रियम्बल में किया गया है। और इसमें 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और आपने देखा था 3 प्रकार के न्याय थे, कौन कौन? सामाजिक मतलब सोशल, और इकोनॉमिकली, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिक्स। तो ये 3 प्रकार के न्याय थे और 5 प्रकार की जो है कि स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार की समता, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जिक्र है हमारे प्रियम्बल में। आगे है साथियों कि
अब देखिए आगे है कि प्रस्तावना में, हाँ, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता का उल्लेख किया गया और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और ये बोले हैं जवाहरलाल नेहरू ने भारत के वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा उन्होंने बोला है। और B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। और K.M. मुंशी ने इसको जो है कि राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, या जन्मपत्री या जन्म कुंडली जो भी आएगा। तो K.M. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप का भी स्टेटमेंट पूछा जाता है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। क्या है? सुभाष कश्यप जी ने बोला है कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या है? आत्मा है। और प्रस्तावना आत्मा है। और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो साथियों, इस चैप्टर से संबंधित इतने महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब इसके जो सवाल बने हैं पूर्व की परीक्षाओं में, उसको हम लोग देखते हैं क्या बना है। देखिए, पहला सवाल बना है निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश 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 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो साथियों, कुल मिला जुला के ये पूछना चाह रहा है कि हमारी प्रस्तावना में जो हमारे संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि थी वो क्या थी? तो वो तिथि थी साथियों 26 नवंबर 1949। इस तरह से विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है, इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में x की जगह पर तिथि जो होगी वह 26 नवंबर 1949 होगी। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 जो बना है वह भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? पूछ रहा है कि जिस दिन हमारा संविधान मतलब लागू हुआ उस दिन हमारे देश की संवैधानिक स्थिति क्या थी भारतीय गणतंत्र की? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ये तो था ही। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ये नहीं होगा साथियों, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस वजह से ऑप्शन बी सही नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये तो था, लेकिन इससे अच्छा देखते हैं क्या मिलता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी साथियों जो है कि समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द दोनों जो है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसका जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा इस तारीख के हिसाब से वो होगा ऑप्शन सी, हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, हाँ साथियों, देखिए 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थित भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति। तो ये भी साथियों वही क्वेश्चन रिपीट किया है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी था और पंथनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया, समाजवादी। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से
किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। साथियों ये तो अगर आपने चैप्टर उद्देशिका पढ़ रहे हैं तो आपको कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये मान जाएंगे कि उद्देशिका ही होगा विकल्प इसका। लेकिन अगर ये सवाल ओवरऑल जब पूरे बुक से मिला करके जो भी प्रश्न बनेंगे 50-60 जो भी वहाँ से आएगा तब इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में जान जाइए कि भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत था उसमें उनका जो मत उजागर होता है वो इनमें से दी हुई प्रावधानों में से सबसे ज़्यादा उद्देशिका से पता चलता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के मन में हमारे संविधान को लेकर के क्या चल रहा है और उस संविधान के माध्यम से वो देश में कैसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो साथियों इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं के मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां सवाल जो बना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो साथियों हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के न्याय हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो इस तरह से ऑप्शन ए की तरफ हमारा जो है कि सही जा रहा है। और जो समानता है वो साथियों 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व की भावना है तो 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। व्याख्या में जो चीज़ें हमने बताया वही दिया हुआ है। देखिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। तो और विकल्प बी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। और सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो साथियों अगर इसमें निकटतम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन जनवादी शब्द हमारी प्रस्तावनाओं में प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए देखते हैं इसका विकल्प क्या दिया गया है। देखिए इसीलिए स्टार लगा दिया गया है। देखिए प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम ऐसे है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो यही लोकतंत्रात्मक शब्द के जगह वहाँ पे साथियों देखिए जनवादी दे दिया है। तो इसलिए इसका जो है कि कोई भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। ध्यान रखने योग्य बात है कि संविधान में उल्लिखित शब्द में यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, ये तो है ही है। और उससे अच्छा देखते हैं क्या दिया है, क्योंकि और भी गुण है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो एक समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, ये भी सही है। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सबसे अच्छा विकल्प साथियों वो हमारा ऑप्शन सी जो है वही होगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो ये थे साथियों 7 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बना है? क्वेश्चन नंबर 8 है आप सबके सामने।
निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार जो है कि क्रम दीजिए, मतलब इनको जैसे हमारे प्रस्तावना में आए हैं उस हिसाब से इनका क्रम लगाना है। तो हमारे संविधान में सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व। तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब यहाँ पे सार्वभौमिक से हो जाएगा। तो सी देखते हैं, सी किस में सबसे पहले, तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो उसके बाद आता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो सी आता है, सी के बाद ए आता है, ए के बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, डी आएगा, उसके बाद बी आएगा। तो सी ए डी बी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है साथियों वो सही हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 42वें संविधान कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभुता शब्द पहले से था, व्यक्ति की गरिमा भी था, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये दो जोड़े गए। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में, तो 1975 में इनमें साथियों बंधुत्व भी था, मतलब 42वें संविधान संशोधन के पहले इसमें से बंधुत्व शब्द भी था, संप्रभु शब्द भी था, समानता भी था, यही अखंडता नहीं, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ग्राम स्वराज और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ग्राम स्वराज तो है ही नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से था। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 1 एंड 3। देखिए 1 एंड 3 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला दिया गया है, अच्छा कूट भी दिया है, तो देख लेते हैं कथन क्या क्या है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये तो सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है। और इसका संशोधन नहीं, तो इसका संशोधन किया जा सकता है संविधान की प्रस्तावना में। अच्छा इसका संशोधन नहीं, रुकिए इस पर विचार करते हैं। और चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इनमें से साथियों जो कथन सही है, देखिए ये तो सही नहीं है कि इनका ये इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, ये सही है। इसका संशोधन नहीं दिया है, तो संविधान का प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह से यही वाला कथन सही नहीं होगा, तीसरा वाला, और बाकी सब सही हो गया। तो देखते हैं 1 2 4 कहाँ दिया है। 1 2 4 ऑप्शन बी में दिया साथियों, इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रहे क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया भी है पूरा व्याख्या में दिया है कि पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है।
उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि संविधान का विधिक स्वरूप क्या है, तो इसका प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि साथियों यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह न्याय योग्य नहीं है, तो इसलिए यह लागू नहीं किया जा सकता है। 16 का बी हमारा जो ऑप्शन वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो इस साथियों 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़े गए थे, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था, तो यह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अच्छा सवाल बनाया है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी शब्द भी नहीं था साथियों, और पंथनिरपेक्ष शब्द भी नहीं था, अखंडता शब्द भी नहीं था। तो 1, 2 और 3 ये नहीं थे, बाकी गणराज्य शब्द था। देखते हैं 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो यह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान के आमुख उद्देशिका को ही कहते हैं, का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इनमें से साथियों सभी चारों चीज़ें हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 23 में दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में दिया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो यह बात सही है। और कारण बताया है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो कथन और कारण दोनों सही होंगे साथियों, और व्याख्या भी करेंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों हम भारत के लोक शब्दों से। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। 25 का हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है साथियों कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत माना जाता है। तो यह सिद्धांत सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकतावाद, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। अच्छा सवाल बनाया साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वभौमिकता को। देखिए,
सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यही ऑप्शन डी सही है। यह भारत के धर्मनिरपेक्षता को सबसे अच्छे से परिभाषित करने वाला जो है कि कथन यही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा प्रश्रय अपेक्षित है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, संघीय। तो संघीय शब्द भारत के प्रियम्बल में नहीं है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ के लिए जो है कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, ये भारत के आर्टिकल का वो संविधान का पहला आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें साथियों लोक कल्याण हो जाएगा। लोक कल्याण शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, देखिए दिया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें जो नहीं है विचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें साथियों आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान हमारे प्रियम्बल में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो सही बात है, नहीं लागू था। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये भी गलत है। वो 1977 में नहीं साथियों, ये जोड़े गए 1976 में। और उक्त शब्द 1985 के, ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इस पर विचार करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए देखिए सही दिया है। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा दोहे की जोड़े गए। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका। तो हमारे संविधान का जो आत्मा कहलाता है वह उद्देशिका है, और ये जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो है कि है। देखते हैं व्याख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, अच्छा व्याख्या इधर दिया, देखिए व्याख्या में देखिए साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे
राजनीतिक जन्मपत्री कहा है और सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर जी के अनुसार पूछा जाएगा तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखिए क्या दिया था, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो साथियों इस तरह का सवाल तो अब नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसमें इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि किसके अनुसार यह पूछ रहे हैं। तो अगर ये संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है तो इसमें जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी सही हो सकता है। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? जन्म कुंडली कहा है तो जन्म कुंडली जो कहे तो वो थे के.एम. मुंशी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 साथियों, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो गठन की तारीख जो है वह है 29 अगस्त 1947। और बाकी जो इस सवाल में बना था कि संविधान को पवित्र दस्तावेज, तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो उद्देशिका को संविधान का हिस्सा ये इन्होंने बताया था बेरूबारीवाद 1960 में। व्याख्या देख लीजिए। देखिए बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो अभी हमने देखा कि बेरूबारी वाद में तो भाग नहीं माने थे। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली और बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी या बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसमें से जो जितने केसेस का जिक्र है साथियों उनमें से जो है वह बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय ने जो है कि उद्देशिका को संविधान का भाग के रूप में स्वीकार किया था। देखिए प्रश्नगत वादों में बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। तो साथियों ये दो केसेस थे जिनमें जो है कि संविधान को उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। कौन कौन से? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में और उसके बाद ये वाला बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। तो ये दो मामले हम आप याद रखेंगे जिसमें जो है कि प्रीएम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट एक्सेप्ट किया गया था। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरूबारीवाद में तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक्सेप्ट नहीं किया था। ए.के. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद और केशवानंद भारती, तो इनमें से केशवानंद भारती में जो है कि एक्सेप्ट किया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने हम जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था और सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान
वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व वह पहचान खो देगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के माध्यम से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है। तो उनकी व्याख्या जो की गई है साथियों वो मूल अधिकार में भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज वाले पार्ट में भी है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। तो साथियों इस तरह से था ये क्वेश्चन नंबर 39। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या बना है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संसद। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को इनमें से जो है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो प्रतिबिंबित करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो इस ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। और आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 42 है साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक न्याय, तो धार्मिक न्याय की बात नहीं है। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय की भी बात नहीं है। सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो ये भी नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है साथियों, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूछा है कि नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। आर्थिक न्याय में किसमें सभी नागरिकों को समान न्याय, आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात कह रहा है कि किसमें उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का उपबंध जो है साथियों वह उद्देशिका में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। तो इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, हाँ 44 इधर है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की उद्देशिका विकल्प बनाया है कि संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। तो ये गलत है साथियों, विधिक प्रभाव रखती है हमारी प्रस्तावना। और संविधान का भाग नहीं है, तो ये भी गलत है। भारतीय संविधान
प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसका जो है कि केशवानंद भारती बनाम और वो बम्बई वाले केस में जो है कि हो चुका है प्रूफ। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। तो संविधान को भाग तो है लेकिन वैसा विधिक प्रभाव नहीं रखती जैसे जो है कि इसके अन्य प्रभाव रखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी देखते हैं क्या है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो सबसे अच्छा इसमें जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका विधिक प्रभाव तो है लेकिन वैसा नहीं है जैसा अन्य भागों का है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 45 है साथियों। संविधान में दिया गया आमुख वही प्रियम्बल या प्रस्तावना को कहते हैं। न्यायालय में लागू नहीं पहला विकल्प बनाया है। अच्छा, कूट बनाया है देखिए इसमें। तो न्यायालय में लागू नहीं, तो ये बात सही है कि ये न्याय योग्य नहीं है और महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। तो और अगला विकल्प बनाया है कि अगला कथन है कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। अब देखिए कूट क्या क्या दिया है। तो ए 1 और 2, उसके बाद शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। 3 भी होना चाहिए, 1 2 3 और 4 है कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। चारों विकल्प इसके सही है लेकिन उन्होंने कूट में जो है कि चारों दिया नहीं। देखते हैं, देखिए स्टार इसीलिए लगा दिया है। देखिए कि भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं परंतु किसी भी विकल्प में अच्छा सही है। इसीलिए जो है कि सी और डी दोनों देखिए मिला के जब होगा तो होना चाहिए। अब देखते हैं साथ में क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सही है। कथन बनाया है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये गलत हो जाएगा कथन। कथन बी है कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, यह भी गलत है। और अगला जो कथन बनाया है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प होगा साथियों वो सही होगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। हाँ, तो साथियों इस तरह से जो है कि प्रियम्बल वाले चैप्टर से जितने सवाल थे वो कंप्लीट हुए। अब अगले वीडियो में हम भारत शासन प्रणाली से संबंधित जो सवाल बने हैं और उससे जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनको देखेंगे। तो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं वीडियो साथियों। और अगर आप लोगों को हमारी ये पहल अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।